हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 23 अक्टूबर 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी जो दिवाली सेल चल रही है जिसमें फ्लैट 20% आपको सभी कोर्सेज पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज में दिया जा रहा है, इसका आज आखिरी दिन है। ठीक है, इस सेल का आज आखिरी दिन है। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है। अगर आप लोग कोई भी कोर्स पीडीएफ नोट्स या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट okul.co पर जाएं और वहाँ पर दिवाली 20 कोड का यूज़ करके आप 20% डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो जो यहाँ पर नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया गया व्हाट्सएप का, दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं, विच इज़ अवेलेबल ओनली एट 599 रुपीज़। ठीक है, और अभी तो आज के डेट में अगर आप इसको एनरोल करेंगे तो आपको लगभग 120 रुपये के आसपास का बेनिफिट और मिलेगा, क्योंकि 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। एंड दिस इज़ अवेलेबल ओनली फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो जल्द से जल्द आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और आने वाली 2 नवंबर से हमारी सी सेट लाइव क्लासेस का बैच भी शुरू हो रहा है, विच इज़ एट 1299, और इसमें भी आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आज आप एनरोल करते हैं तो। ठीक है, बैच की स्ट्रेंथ इज़ लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स, तो जल्द से जल्द आप लोग इसमें एनरोल कर लें। और इस बैच के लिए एक नई चीज़ हम लोग लेके आए हैं कि अब इस बैच में आप लोग अपना जो ट्रायल है वो सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं 49 रुपीज़ में। ठीक है, 49 रुपीज़ में ट्रायल में आपको क्या मिलेगा, आपको 2 टॉपिक्स की पूरी क्लासेस मिलेंगी, अराउंड 4 से 5 क्लासेस। एक टॉपिक क्वांट का रहेगा, एक टॉपिक जो है वो रीजनिंग का रहेगा, और आपको उसमें 2 क्लासेस पूरी मिलेंगी। तो आपको इस ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए करना क्या है कि ये जो QR कोड और UPI ID दी गई है इसके थ्रू 49 रुपीज़ आपको सेंड करने हैं, और फिर पेमेंट प्रूफ के साथ जो मैसेज है, या तो वो टेलीग्राम की जो ID है ये वाली हमारी, ठीक है, ओकुल एडमिन की ID पर, या फिर व्हाट्सएप पर ये जो नंबर है इस पर आपको अपना मैसेज सेंड करना है विद द पेमेंट प्रूफ। तो इसके बाद जब भी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी 2 नवंबर से, आपको शुरुआती 2 टॉपिक्स की जो क्लासेस हैं लाइव क्लासेस वो अवेलेबल होंगी, और उसके बाद अगर आप लोग उस ट्रायल के बाद सेटिस्फाइड होते हैं तो आप बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करके पूरा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फैसिलिटी आप लोगों के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है और बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आज नहीं हैं, लेकिन हम शुरुआत के पेज में अगर बात करें तो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, और यहाँ पर ट्रेड को लेकर बात हुई है। ठीक है, रशिया से जो भारत के ऑयल खरीदने की बात है उसको लेकर बात हुई है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो टेरर फाइट को लेकर यहाँ पर बात की है, और दोनों जो लीडर्स हैं वो आसियान की जो समिट होने वाली है अभी, ठीक है, ईस्ट एशिया और आसियान की जो समिट होनी है दैट इज़ ऑन 26 एंड 27 ऑफ अक्टूबर, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप तो आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जाते हैं तो इनकी मुलाकात वहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन अभी वो चीज़ कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर एक आर्मी कमांडर्स की जो है वो कॉन्फ्रेंस होनी है जैसलमेर में। ठीक है, आज से शुरू हो रही है, और इस पर एक मुख्य जो एजेंडा है वो ये है कि अग्निवीर के रिटेंशन को बढ़ाकर 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अग्निवीर का जो 4 साल का बैच है वो पहला बैच अगले साल निकलने वाला है, और अभी तक आपको पता होगा कि अग्निवीर में जो प्रोविज़न है वो यही है कि जितने भी लोग एनरोल होंगे आफ्टर 4 ईयर्स उनमें से सिर्फ 25% को जो है वो रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रपोजल आ रहा है कि क्या अग्निवीर के रिटेंशन रेट को 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया जाए। ठीक है, अभी इसमें क्या फ़ैसला लिया जाता है वो आगे पता लगेगा, फिर वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पर बीच में और कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है, और वो ये है कि पीएम मोदी नॉट टू ट्रैवल टू मलेशिया फॉर आसियान समिट। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मलेशिया नहीं जाने वाले हैं आसियान समिट के लिए, ऐसी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो आ रही है एक। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ही अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है ऐप पर, और उसमें ये बात की गई है जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर ये जाते हैं तो
ट्रंप से मुलाकात इनकी हो सकती है। बट अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, नहीं जाएंगे तो फिर ये बातचीत भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है वो हम देखेंगे, उसके बाद 2-3 आर्टिकल्स हैं जो हमें देखने हैं इकोनॉमी वाले पेज पर। उसमें छोटी छोटी न्यूज़ है, बाकी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। फिलहाल हम लोग ये एक्सप्लेन पेज पर आते हैं। यहाँ पर भी एक छोटी सी न्यूज़ है जो आपको नोट डाउन करनी है, और वो ये है कि जापान में पहली जो है वो महिला प्रधानमंत्री बन रही है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, दैट इज सनाई टाकाइची। ठीक है, सनाई टाकाइची इज़ द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ जापान। इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा यहाँ पर कोई और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या इस तरीके के जो ये पर्सन इन न्यूज़ टाइप की न्यूज़ होती है ना, ये आपके स्टेट पीएससी वगैरह में पूछी जा सकती है, या फिर रेलवेज़ वगैरह में, एसएससी में, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में जनरली चांसेस कम होती है इस तरीके की न्यूज़ पूछने की। ठीक है, हाँ, एनडीए सीडीएस में फिर भी पूछी जा सकती है, सीएपीएफ में पूछी जा सकती है, लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग इस वाले आर्टिकल पर बात करते हैं कि ईपीएफओ के नंबर्स यहाँ पर क्या रिवील कर रहे हैं, उसके बाद फिर इकोनॉमी वाले पेज पर चलेंगे। ठीक है, अभी देखो, कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा, कि जो ईपीएफओ है उसने कुछ इस तरीके के कदम उठाए हैं कि वर्कर्स के लिए आसान हो गया है मनी विड्रॉ करना। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो नंबर्स को एक क्लोजर तरीके से देखा गया, एक क्लोजर लुक उस पर दिया गया, तो उसमें ये कहा गया कि फाइनल सेटलमेंट के समय पे लगभग आधे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट में, जिनके पीएफ अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये होते हैं। ठीक है, और 75% के अकाउंट में 50,000 रुपये से कम होते हैं एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो पैसा जो है वो विड्रॉ कर लिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यही लिखा गया है कि एम्प्लॉयज़ का जो वर्क टेन्योर है, मतलब वो अपने वर्क करने के दौरान ही जो विड्रॉवल की फ्रीक्वेंसी उनकी ज़्यादा है, उससे होता क्या है कि उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट मनी है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अभी ईपीएफओ जो है एक नया चेंज लेके आया है, जहाँ पर यह कहा गया है कि विड्रॉवल प्रोसेस को तो स्ट्रीमलाइन किया गया है, लेकिन 25% मिनिमम बैलेंस जो है वो रखना ज़रूरी है। ठीक है, 25% बैलेंस अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी है, ताकि लोगों के पास पोस्ट रिटायरमेंट भी कुछ पैसा हो। वैसे भी ईपीएफओ का जो कंसेप्ट था वो यही था, है ना, जो प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट है वो यही है कि आदमी के पास पोस्ट रिटायरमेंट पैसा जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड है फॉर प्री मैच्योर सेटलमेंट, उसको 2 महीने से बढ़ा के 12 महीने कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम बात करें तो उसमें लिखा गया है कि 65% ऑफ द ईपीएफओ मेंबर्स से ज़्यादा, मतलब 65% से ज़्यादा जो ईपीएफओ मेंबर्स हैं वो पीएफ और पेंशन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सिर्फ 15,000 रुपये या उससे कम की। ठीक है, मंथली वेज इक्वल टू और लेस देन 15,000, उससे कम वो लोग पीएफ या पेंशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, द वेज सीलिंग फॉर मैंडेटरी ईपीएफ कंट्रीब्यूशंस, और 35% लोग जो हैं वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 15,000 से ज़्यादा का। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितने भी ईपीएफओ के में मेंबरशिप जिन लोगों के पास है, जो कि लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट है ईपीएफओ में, और उसमें से 7 करोड़ जो है वो एक्टिव कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स हैं, और उसमें जो टोटल कॉर्पस है वो 26 लाख करोड़ का है। वो ये बताता है कि ऐसे फॉर्मल वर्कर्स, ठीक है, जिनको वेज वगैरह मिल रही है, वो लोअर बैंड है। लोअर बैंड मतलब उनको कम सैलरी मिल रही है, कम वेजेस मिल रही है, इसीलिए वो कंट्रीब्यूशन भी कम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ विड्रॉल क्लेम्स जो हैं वो तब किए जाते हैं जैसे ही आदमी की जॉब चली जाती है। ठीक है, ऑफिशियल डेटा ये दिखाता है कि नियरली हाफ ऑफ दीज मेंबर्स आर सीन रीजॉइनिंग द ईपीएफओ। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कई सारे केसेस में क्या होता है कि ईपीएफ के जो मेंबर्स हैं वो अपना फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं जब एम्प्लॉयर जो है उनको मार्क कर देते हैं एज देम हैविंग एग्जिटेड द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि जैसे ही मान लीजिए एम्प्लॉयर ने उनको ये मार्क किया कि उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है, ठीक है, नौकरी छोड़ दी है, तो उसके बाद ईपीएफ के मेंबर जो है अपना फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन उसके कुछ समय के बाद होता क्या है कि वो सेम एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे होते हैं, और सब्सिक्वेंटली उनको फिर बाद में एज अ रीजॉइनी दिखा दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो अपना फाइनल सेटलमेंट ले सके। अब इसके होता क्या है कि बीच में ब्रेक हो जाता है, तो उसकी वजह से जो मेंबर्स का इंटरेस्ट वगैरह है वो कम हो जाता है। ठीक है, और उनके जो पेंशन एंटाइटलमेंट्स है वो भी कम हो जाता है, अगर उन्होंने अपना जो ईपीएस है, दैट इज एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है, वहाँ से भी अगर अपना फाइनल सेटलमेंट कर लिया है तो।
तो उनका फिर पेंशन एंटाइटलमेंट जो है वो भी कम हो जाते हैं। जो प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट्स है, प्री मैच्योर मतलब समय से पहले, रिटायरमेंट होने से पहले, ठीक है, जो कि पार्शियल विड्रॉल से अलग है। पार्शियल विड्रॉल्स अलग अलग कैटेगरी में होता है, लाइक इलनेस, हाउसिंग और एजुकेशन, ठीक है। तो इस केस में ये बताया गया है कि जो प्रीमेच्योर फाइनल सेटलमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2024-25 में जहां लगभग 53 लाख के आसपास फाइनल सेटलमेंट्स किए गए, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट मतलब उसमें से कुछ जो टाइमली है, मतलब रिटायरमेंट के बाद है, ठीक है, रीट्रेंचमेंट या माइग्रेशन के दौरान है, तो उसमें से 95% जो है वो प्रीमेच्योर सेटलमेंट्स है, ठीक है। जो 2 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट के बाद ही मतलब लोग बेरोजगार हुए, 2 महीने के लिए बेरोजगार हुए, तो उन्होंने फाइनल सेटलमेंट जो है वो अपना कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ईपीएफ स्कीम का जो पैरा 69(2) है वो ये कहता है, फुल विड्रॉल और सेटलमेंट आफ्टर एम्प्लॉयमेंट फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 मंथ्स, कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो वो अपना फुल विड्रॉल या फाइनल सेटलमेंट जो है वो कर सकता है। ऐसा ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 69(2) में दिया गया है, ठीक है। अब ईपीएफ मैंने आपको पहले ही बताया कि ईपीएफओ को डिज़ाइन इसीलिए किया गया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए ये एक रिटायरमेंट फंड हो, ठीक है। ऐसे देश में जहाँ पर बाकी और कोई सोशल सिक्योरिटी नेट्स नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर इसको एक रिटायरमेंट फंड के रूप में जो है वो डिज़ाइन किया गया था। और किसी भी तरीके का ब्रेक अगर इसमें आता है, ठीक है, प्री मेच्योर फाइनल सेटलमेंट, तो उससे होगा क्या कि इनएलिजिबिलिटी फॉर फैमिली पेंशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ डेथ। अगर एम्प्लॉय की मान लीजिए डेथ हो गई है और उसने पहले ही सेटलमेंट कर लिया है, तो फिर फैमिली को पेंशन नहीं मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ ये भी होगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अमाउंट ऑफ पेंशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी ने पहले ही पैसा निकाल लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, उसको या तो पेंशन मिलेगी नहीं अगर उसने पूरा पैसा निकाल लिया है तो। और अगर कुछ पैसा निकाल भी लिया है और पैसा आपके जो कॉर्पस है उसमें कम है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो अमाउंट ऑफ पेंशन है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस ट्रेंड के पीछे का जो रीज़न बताया गया है कि जो विड्रॉल्स बढ़ रहे हैं, तो पार्शियल विड्रॉल जो है वो स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। दूसरा यहाँ पर जो फैक्टर है वो है कि स्क्रैपिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स वाइल क्लेमिंग पार्शियल विड्रॉल्स, ठीक है। 2017 में यहाँ पर एक चेंज किया गया, वो ये कहा गया कि अगर आप पार्शियल विड्रॉल्स क्लेम कर रहे हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड द ईजिंग ऑफ नॉर्म्स फॉर एडवांसेज एंड ऑटो प्रोसेसिंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के दौरान क्लेम्स को सेटल करना या क्लेम्स को प्रोसेस करना थोड़ा सा आसान कर दिया गया था। उसकी वजह से इलनेस जैसी कैटेगरी में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। यानी कि 2024-25 की अगर हम बात करें तो लगभग 3.25 करोड़ के आसपास क्लेम जो है 52,000 करोड़ के, इनको सेटल किया गया 2024-25 में इलनेस के लिए, मतलब इलनेस कैटेगरी में, ठीक है। और ये जो है वो 2023-24 के कंपैरिजन में 55% ज़्यादा है, ठीक है। और वही इलनेस क्लेम बताए गए हैं कि 3 लाख इलनेस क्लेम हुए हैं 2017-18 में, 22 लाख इलनेस क्लेम हुए हैं 2018-19 में, मतलब ये ट्रेंड जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 19-20 में जो है वो 56 लाख के आसपास हुए। कोविड का जो साल है 2020-21 और 21-22 में इलनेस क्लेम्स जो है वो बढ़ के 77.82 लैक्स, लगभग 15,000 करोड़ के आसपास के, और ये 2020-21 का है। और 21-22 में लगभग 1,15,00,000 क्लेम्स किए गए हैं, लगभग 19,000 करोड़ के आसपास के, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ड्यू टू द लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द इलनेस एडवांस कुड बी विड्रॉन, ठीक है। इलनेस का जो पैसा है, मतलब इलनेस कैटेगरी में पैसा जो है वो आप कितनी बार निकाल सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर यह था कि अगर आपकी बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस जो है वो 6 महीने का होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं। लगभग 58% ऑफ द मेंबर्स ने इलनेस एडवांस को मोर देन 1 क्लेम किया है, मतलब एक बार से ज़्यादा क्लेम किया है 2017 से 2025 के बीच में। और 25% मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 बार क्लेम किया है, ठीक है। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो हाउसिंग कैटेगरी है उसमें भी पार्शियल विड्रॉल के क्लेम्स जो है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 24-25 में तो लगभग 15 लाख के आसपास क्लेम किए गए हैं इतने अमाउंट के, ये 2024-25 का डेटा है। वहीं अगर हम 23-24 की बात करें तो उससे ये ज़्यादा है, 23-24 में लगभग 12 लाख के आसपास क्लेम किए गए थे और उससे ये ज़्यादा है। 17-18 का ट्रेंड दिया गया है, लगभग 5 लाख के आसपास क्लेम किए गए, 18-19 में लगभग 8 लाख के आसपास, और 19-20 में लगभग 9 सवा 9 लाख के आसपास क्लेम जो है वो किए गए हैं।
अभी जो रिसेंट चेंजेस किए गए हैं ईपीएफओ के द्वारा और उसका जो क्रिटिसिज्म है उसकी बात करें, ईपीएफओ ने इस मंथ अनाउंस किया था कि विड्रॉल कैटेगरी जो 13 थी उसको स्ट्रीमलाइन करके 3 कर दिया गया है। एक तो एसेंशियल नीड्स की कैटेगरी है, दैट इज इलनेस, एजुकेशन या मैरिज। दूसरा है हाउसिंग नीड्स, और तीसरी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 25% मिनिमम बैलेंस जो है वो आपको रखना है। ठीक है। एजुकेशन और इलनेस के लिए जो विड्रॉल लिमिट्स है उनको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। पार्शियल विड्रॉल जो है वो अब मैं एजुकेशन के लिए 10 बार कर सकते हैं और मैरिज के लिए 5 बार। ठीक है, पहले बेसिकली क्या था कि मैरिज के लिए 3 बार आप कर सकते थे, और एजुकेशन, मैरिज और एजुकेशन की मिला के लिए 3 बार थी। अब एजुकेशन के लिए 10 बार और मैरिज के लिए 5 बार जो है वो कर दिया गया है। अंडर इलनेस और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कैटेगरीज विड्रॉल जो है वो 3 बार और 2 बार किए जा सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। हालांकि ये जो डिसीजंस लिए गए हैं इसका हर तरफ से जो है वो विरोध भी हो रहा है। अपोजिशन लीडर्स और ईपीएफ मेंबर्स ने कंसर्न रेज किए हैं कि जो मिनिमम पीरियड फॉर अवेलिंग प्रीमेच्योर फाइनल सेटलमेंट ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट टू 12 मंथ्स। ठीक है, ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो वो 2 महीने के बाद, मतलब लगातार अगर 2 महीने के लिए बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो फाइनल सेटलमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो 12 महीने कर दी गई है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये क्लेरिफाई किया है कि 75% ऑफ द मेंबर्स अमाउंट कैन बी विड्रॉन इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द जॉब। द टाइम क्राइटेरिया इज ओनली फॉर फुल विड्रॉल। ठीक है, जो ये बात की जा रही है कि 12 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड अगर वो होगा तभी वो प्रीमेच्योर फाइनल सेटलमेंट कर सकता है, वो फुल विड्रॉल के लिए है। ठीक है, 75% तो वो इमीडिएटली भी है, मतलब अगर उसकी जॉब जाती है तो 75% तो वो जितना भी उसका अमाउंट उसमें जमा है उसको वो विड्रॉ कर सकता है। लेकिन फुल विड्रॉल करने के लिए उसको कम से कम 12 महीने के लिए क्या होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप ये बात समझे। हमने कुछ दिनों पहले इसको डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बात आई है तो वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलो इसके बाद जो इकोनॉमी वाला पेज है इसमें एक दो न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं शेयर भी करूँगा, पढ़िएगा। उसमें कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है, जो मेन मेन चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यह बोला गया है कि डीप फेक्स के ऊपर नज़र रखने के लिए सेंटर यहाँ पर जो है वो आईटी रूल्स में कुछ अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एआई कंटेंट होगा उसके लेबलिंग की बात की जा रही है। मतलब कोई भी कंटेंट, चाहे वो सोशल मीडिया आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, वहाँ पर अगर कोई भी कंटेंट ऐसा पोस्ट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है विच इज़ मेड थ्रू एआई या एआई क्यूरेटेड या एआई क्रिएटेड कंटेंट है, तो उसके ऊपर लेबल लगाना होगा। ठीक है, ताकि व्यूअर्स को ये पता लग सके कि ये जो कंटेंट है दिस इज़ क्रिएटेड थ्रू एआई। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर, और वो मेनली इसीलिए किया जा रहा है ताकि डीप फेक्स को जो है वो रोका जा सके। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आईटी रूल्स में अमेंडमेंट करने की बात है। तो इसको एक बार, इतना मतलब इसकी मेन बात यही है, बाकी आप इसको एक बार आर्टिकल को पढ़िएगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर यह लिखा गया है कि सेंटर टू अलाउ ओनली सीनियर ऑफिशियल्स टू फ्लैग अनलॉफुल कंटेंट फॉर ब्लॉकिंग। ठीक है, अभी तक बेसिकली होता क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ठीक है, मतलब अगर हम पुलिस में बात करें तो एसआई और एएसआई तक के पास ये पावर थी कि वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें किसी भी अनलॉफुल कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए वो ऑर्डर जारी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये कहा गया है कि सिर्फ जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है, यानी कि अगर हम सरकार में बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी या उस रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो, अगर हम पुलिस में बात करें तो डीआईजी या उस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं इक्विवेलेंट रैंक के, सिर्फ वही जो है वो क्या कर सकते हैं कि इस तरीके के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, या जो ये हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस तरीके के जो नोटिस वगैरह हैं वो सिर्फ अब सीनियर ऑफिशियल्स ही दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो आईटी एक्ट में यहाँ पर संशोधन की बात की जा रही है, तो इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद एक बात लिखी गई है कि जो ओपन एआई है, ओपन एआई मतलब वही कंपनी जिसका चैट जीपीटी है, ठीक है, उसने एक ब्राउज़र यहाँ पर लॉन्च किया है दैट इज़ एटलस नाम का। ठीक है, और इससे पहले एक और मैं आपको बताऊं कि एक और जो एआई प्लेटफॉर्म है दैट इज़ परप्लेक्सिटी, उसने भी अपना एक एआई ब्राउज़र लॉन्च किया है दैट इज़ कॉमेट। ठीक है, तो आज की डेट में बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के जो ये हैं, आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ये बेसिकली अब अपने वेब ब्राउज़र्स लॉन्च करने लगे हैं। ठीक है, याद रखिएगा कॉमेट इस परप्लेक्सिटी का है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ओपन एआई का, ये या जो चैट जीपीटी कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है उसका जो नया एआई ब्राउज़र है दैट इज़ एटलस, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है जैसे गूगल, अभी तक गूगल का जो सबसे बड़ा ब्राउज़र है जो मोस्ट पॉपुलर भी है दैट इज़
गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र उसको ये चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये बात की गई है कि एआई का क्या इम्पैक्ट या क्या असर है वेब ट्रैफिक के ऊपर। आजकल आपने देखा होगा कि जैसे ही अगर आप गूगल में सर्च करते हैं सॉरी, जैसे ही आप गूगल क्रोम में सर्च करते हैं तो पहले से क्या होता था, आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सर्च करते हैं तो जहाँ जहाँ पर भी वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी जिस भी वेबसाइट में, उनकी एक लिस्ट आ जाती थी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे कि आप कोई भी जो टॉप की वेबसाइट्स हैं जो सबसे ऊपर रैंक कर रही हैं, उनमें से किसी भी वेबसाइट के ऊपर, एक दो वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, मतलब जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप पढ़ सकते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, गूगल क्रोम जो है वो भी एक एआई असिस्टेंस लेके आया है, ठीक है। एक एआई जनरेटेड समरी लेके आता है कि जैसे ही आप गूगल क्रोम में कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, किसी की चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक नीचे आते हैं, बट उसके ऊपर उन सभी वेबसाइट्स में से जो भी इंफॉर्मेशन आपने पूछी है उसको समराइज करके एक एआई जनरेटेड समरी आती है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि वो एआई जनरेटेड समरी आने की वजह से हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र जो हैं, वो सिर्फ उस समरी को पढ़ के ही उनका काम चल जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो चाह रहे हैं वो उनको समरी से मिल जा रही है, और उसके नीचे फिर जो भी वेबसाइट्स हैं उस पर वो क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है। तो ये बेसिकली वेब ट्रैफिक के ऊपर जो इम्पैक्ट है एआई का वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा आर्टिकल को, ठीक है। बड़ा सिंपल आर्टिकल है, मेन बात यही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। ये 3 आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इनको एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, लेकिन इसका जो मेन समरी है, जो जिस्ट है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। चलिए, तो सेशन आज का थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यही सिर्फ आर्टिकल्स हैं, बाकी आप लोग जो है अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं रिविज़न वगैरह करने के लिए, ठीक है। और बाकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जल्द से जल्द इसमें एनरोल आप लोग कर लीजिए। टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 599 रुपीज़ में मिल रहा है, और अगर आप आज इसमें एनरोल करेंगे तो आपको अराउंड 120 रुपीज़ का ऑफ इसमें और मिलेगा, बिकॉज 20% की सेल अभी आज के लिए भी चल रही है, ठीक है। बाकी हमारा इस कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं, 1299 का कोर्स है, इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट आज के लिए मिल जाएगा, और आप सिर्फ 49 रुपीज़ में इस कोर्स का ट्रायल भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इस क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी पे 49 रुपीज़ सेंड करने हैं, और उसके बाद टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना है विद द पेमेंट प्रूफ। और आपको इसमें बेसिकली 2 क्लासेस मिलेंगी, मतलब 2 टॉपिक्स की क्लासेस मिलेंगी। एक टॉपिक आपका रीजनिंग का होगा, एक टॉपिक क्वांट का होगा, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।